नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति की कक्षा में। मैं प्रियंका शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं भास के 13 रचनाओं के विषय में। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिमा नाटक की प्रस्तावना और मंगलाचरण को जाना था, उसके अर्थ को समझा था। इसके बाद हम लोग भास के त्रयोदश नाट्य रचनाओं के नाट्य रूपकों का अध्ययन करेंगे। प्रतिमा नाटक जो है वह जीआईसी की प्रवक्ता परीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका जो सामान्य अध्ययन है वह तो हम लोगों को होना ही चाहिए और प्रतिमा नाटक भासकृत है, अतः भास की रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी अवश्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए भास के 13 रचनाओं के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में, उनसे संबंधित सूक्तियों के बारे में हम लोगों को अवश्य अध्ययन कर लेना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि महामहिम गणपति शास्त्री ने भास के 13 रूपकों का संपादन किया था और वह मलयालम भाषा के कवि हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सभी जो रचनाएं हैं 13, उनके बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो ये जो भास के नाटक हैं वे सभी आकार में छोटे हैं और सभी रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय करने योग्य हैं। रूपक का अर्थ होता है दृश्य काव्य। जैसा काव्य की विधाएं होती हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, तो जितने भी रूपक होते हैं वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। रूपकों की संख्या 10 मानी जाती है और उपरूपकों की संख्या 18 मानी गई है। उपरूपकों के अंतर्गत नाटिका, सट्टक इत्यादि रचनाएं आती हैं और रूपक के अंतर्गत भाड़, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रहसन, ईहा, मृग, समवकार, प्रकरण इत्यादि रचनाएं आती हैं। इस प्रकार हिंदी में गद्य, पद्य इत्यादि विधाएं होती हैं और गद्य पद्य के अंतर्गत भी संस्मरण, एकांकी, यात्रा चित्र, रिपोर्ताज इत्यादि विधाएं होती हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्य पद्य रचनाएं होती हैं, रूपक होते हैं, उपरूपक होते हैं। रूपकों के अंतर्गत ये सभी रचनाएं आती हैं। तो यदि आप दृश्य और श्रव्य काव्य का आनंद एकत्र प्राप्त करना चाहते हैं, संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य का आनंद एकत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो भास रूपकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे विचार से भास के नाटकों को छोड़कर अन्य कोई भी संस्कृत नाटक बिना परिवर्तन के रंगमंच पर खेलने योग्य नहीं है। रंगमंच पर अभिनय के द्वारा सफलता वही नाटक प्राप्त कर सकता है जो छोटा हो और प्रसाद गुण युक्त है। ये दोनों गुण भास के नाटकों में पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। भास के नाटकों में प्रतिमा नाटक सबसे बड़ा है, परंतु उसमें भी 7 अंक हैं और वह भी छोटे छोटे। भास मानव हृदय में उठने वाले भावों और विकारों के सच्चे पारखी हैं। उनकी दृष्टि अंतःस्पर्शिनी है, अतएव वे मानसिक भावों का विश्लेषण अति उत्तम ढंग से करते हैं। प्रतिमा नाटक के 3 अंक में भरत के व्याकुल हृदय की दशा का वर्णन पढ़कर कौन सा सहृदय पाठक रो नहीं पड़ेगा। अर्थात इन्होंने इतना मार्मिक वर्णन प्रतिमा नाटक में किया है भरत की व्याकुल दशा का कि सभी सहृदय जो हैं, जो साहित्य पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, वह सब भरत की विरह का, उनके द्वंद्व का, उनकी व्याकुलता का अनुभव करने लगते हैं। उसी प्रकार स्वप्न वासव दत्त में हम लोग देखते हैं कि जब विदूषक राजा से प्रश्न करता है कि वह वासव दत्ता तथा पद्मावती में अधिक किसे प्रेम करते हैं, तो राजा के मानसिक भावों का द्वंद्व हम सभी अनुभव करने लगते हैं। भास की भाषा तथा कविता में प्रसाद गुण का सौंदर्य भरा हुआ है। बाह्य प्रकृति का भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना में कृत्रिमता नहीं है, उपेक्षा नहीं है, कल्पना नहीं है, सीधी साधी बातें सरल भाषा में कही गई हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि चमत्कारों की कमी है। चमत्कार हैं और बातें भी बहुत अच्छी कही गई हैं, किंतु कल्पना मात्र नहीं है, बातें बहुत ही उत्तम कोटि की हैं। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति का इन्होंने कम ही वर्णन किया है। इनके रचनाओं में
उपमा अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार की अधिकता अधिक है। जो उपमा अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति का प्रयोग कम किया है। नाट्य कला के सूक्ष्म भेदों में शुद्ध विस्कंभक और विस्त्र विस्कंभक का भी इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है तथा इन्होंने प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि किसने अपने रूपकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है, तो वह भास है। नांदी के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है, मंगलाचरण करता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रतिमा नाटक के प्रथम वीडियो में देखा कि सूत्रधार प्रवेश करता है और मंगलाचरण करता है, मंगलाचरण पढ़ता है। जो ही वह कोई घोषणा करना चाहता है, उसको कुछ शब्द सुनाई पड़ता है, जिससे नाटकीय कथा वस्तु का प्रारंभ होता है। कवि के नाम ग्राम आदि का निर्देश कहीं भी नहीं किया गया है। आकाशभाषित और स्वभावोक्ति का पर्याप्त आश्रय लिया गया है। इनकी नाट्य कला के अंतरंग और बहिरंग नियमों के पालन से इनके रूपक सहृदयों के हृदय का हार बन जाते हैं। और बने भी क्यों ना, कवि कुलगुरु कालिदास ने भी अपनी कृति में आदर के साथ कवि भास का स्मरण किया है मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में, मंगलाचरण में। तो इस प्रकार हम लोगों ने भास की नाट्य कला और इनके 13 रूपकों के बारे में सामान्य रूप से जाना। अब इनके भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। प्रथम रचना है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग में हिडिंबा राक्षसी और भीम के पूर्व प्रेम का स्मरण कराया गया है तथा इनके पुत्र घटोत्कच की उत्पत्ति और भीम से उसके चिर विरह और उसके बाद पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों को जानना चाहिए कि भास की जो रचनाएं हैं वो अधिकांशतः रचनाएं महाभारत से ली गई हैं, कुछ रचनाएं रामायण पर आधारित हैं, कुछ उदयन कथा से हैं और कुछ काल्पनिक हैं। जैसे चारुदत्त कथा जो है वह काल्पनिक मानी जाती है। चारुदत्त कथा पर ही आगे चल करके शूद्रक कवि ने मृच्छकटिक की रचना की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने मध्यम व्यायोग के बारे में जाना। मध्यम व्यायोग में भीम नायक है और वह धीरोधत्त नायक की भूमिका में है। मध्यम व्यायोग का उपजीव्य काव्य महाभारत है। दूसरी रचना है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच में भी घटोत्कच प्रधान चरित्र के रूप में है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने पर जब कौरव आनंद मनाते हैं तो घटोत्कच अर्जुन की प्रतिज्ञा सुना करके उन्हें भावी अनर्थ की सूचना देता है और उनके हृदय को क्षुब्ध कर देता है। तो इसमें घटोत्कच मुख्य पात्र के रूप में है जो भीम का पुत्र है। मध्यम व्यायोग में भीम नायक है जो धीरोधत्त नायक के रूप में है। प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी। इसके बाद तीसरी रचना है कर्णभारम। यह भी महाभारत कथा पर आधारित है। इसमें कर्ण मुख्य पात्र के रूप में है। कर्ण का जो चरित्र है वह अति उदात्त दिखाया गया है। इसमें वह इंद्र को कवच कुंडल अर्पण कर देता है और उसके बाद भी उसे अल्पमात्र भी खेद नहीं होता है। प्रत्युत वह इंद्र जैसे परम ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को दान देने में ही अपना गौरव समझता है। जैसा कि हम अन्य रचनाओं में देखते हैं कि कर्ण को दुर्योधन का सहायक के रूप में ही हम देखते हैं और कोई बहुत उसका चरित्र अच्छा चरित्र चित्रण कर्ण का हम लोग नहीं देख पाते हैं। किंतु जो कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में प्रस्तुत किया वह महाकवि भास ने ही प्रस्तुत किया है। वह दानवीर कर्ण के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत होता है और बहुत ही अच्छी रचना है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी यह कर्णभारम एकांकी है, हम लोगों के पाठ्यक्रम में है। महाभारत महाकाव्य पर ही आधारित चतुर्थ रचना है महाकवि भास की उरुभंग। इसमें यह ऐसा नाटक है, ऐसा रचना है संस्कृत की जो दुखांत है। इसे अपवाद भी कहा जा सकता है। संस्कृत काव्यों की, संस्कृत नाटकों की विशेषता रहती है कि नाटक अंत
सुखांत होता है, नाटक का जो अंत है वह सुखांत होता है, किंतु उरुभंग ऐसी रचना है जिसका अंत दुखांत होता है। इसके नायक भीम हैं। दुर्योधन और भीम का इसमें वर्णन किया गया है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था द्यूत क्रीड़ा के बाद, तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन का अभिमान भंग करेगा, अभिमान तोड़ेगा। उरु का अर्थ है जंघा, भंग का अर्थ है तोड़ना। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जंघा को युद्ध स्थल पे तोड़ देगा। उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। संस्कृत साहित्य का यह एक शोकांत रूपक है। पंचम रचना है दूत वाक्यम। यह भी महाकवि भास की रचना है और महाभारत पर आधारित है। इसका भी उपजीव्य काव्य महाभारत है। दूत वाक्य में दुर्योधन का अभिमान और कृष्ण की मनोभावता का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन की सभा में जाते हैं और पांडव के लिए पहले आधा राज्य मांगते हैं, किंतु जब वह उसे देने को तैयार नहीं होता है तो वह 5 राज्य मांगते हैं। फिर भी जब दुर्योधन नहीं तैयार होता है तो वह 5 गांव के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है और श्री कृष्ण वहाँ पर अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और दुर्योधन बुरी तरह से वहाँ पर भयभीत हो जाता है। यह एक छोटी सी घटना को बहुत ही अच्छे से भास जी ने दिखाया है। एकांकी रचना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना भास जी की मानी जाती है। छठी रचना है पंचरात्र। पंचरात्र में महाभारत की कथा से भिन्न कथा की कल्पना कवि ने की है, भास जी ने की है। द्रोण ने कौरवों का यज्ञ किया और दक्षिणा में पांडवों के लिए आधा राज्य मांगा। दुर्योधन 5 दिन के भीतर पांडवों का पता लगाने की शर्त पर राज देना स्वीकार करता है और द्रोण पता लगा लेते हैं, किंतु वह देता नहीं है। तो यह घटना जो दिखाई गई है वह पंचरात्र में इसका वर्णन किया गया है। सप्तम रचना है बाल चरित्र। बाल चरित्र में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। यह भागवत कथा से ली गई है। भागवत कथा से इसका जो कथानक है वह लिया गया है, परंतु कृष्ण जो हैं इसमें वीरता के अवतार हैं। कंस में कोई गुण नहीं है। कंस का वध कृष्ण के द्वारा किया जाता है। दोनों ही पक्ष असमान होने से नाटकीयता की दृष्टि से कुछ खटकता है। तो इस प्रकार से बाल चरित्र जो रचना है उसमें कंस और कृष्ण का वर्णन। अष्टम रचना है अविमारक। तो जैसा कि हम लोगों ने 7 रचनाएं देख ली। पहला था मध्यम व्यायोग, दूसरा था दूत घटोत्कच, जिसमें घटोत्कच पांडव पक्ष का दूत बन के जाता है। और तीसरी रचना थी कर्णभार। चौथी रचना थी उरुभंग, जिसमें दुर्योधन की जंघा तोड़ी जाती है भीम के द्वारा। 5वीं रचना थी दूत वाक्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष के दूत बन के दुर्योधन की सभा में जाते हैं। और छठी रचना थी पंचरात्र, जिसमें द्रोण जी कौरवों के लिए यज्ञ करते हैं और पांडवों के लिए आधा राज्य मांगते हैं। 7वीं रचना बाल चरित्र। तो इस प्रकार ये सभी रचनाएं महाभारत से ली गई हैं। बाल चरित्र भागवत से भी मानी जाती है और यह रचना महाभारत में भी पाई जाती है, इसलिए इसका उपजीव्य महाभारत और भागवत पुराण दोनों को माना जा सकता है। इसके बाद हम लोग 8वीं रचना पर पहुंचते हैं। अष्टम रचना है अविमारक। अविमारक की कथा जो है वह संभवतः गुणाढ़ की बृहद कथा से ली गई है। यह काल्पनिक रचना भी मानी जाती है और गुणाढ़ की बृहद कथा से भी मानी जाती है। इसमें अविमारक और कुंती भोज की राजकुमारी कुरंगी की प्रणय कथा का चित्रण किया गया है। अविमारक राजकुमार है और किंतु किसी शाप के कारण वह 1 वर्ष के लिए अपने पिता के साथ नीच कुल में जीवन व्यतीत करता है। वह राजकुमारी कुरंगी को हाथी से बचाता है। दोनों के प्रेम का सूत्रपात होता है।
कुंती भोज को उसके कुल का पता नहीं है। अंत में रहस्य प्रकट हो जाता है और प्रणय सफल हो जाता है। इस प्रकार यह कथा 6 अंकों में समाप्त होती है। तो अविमारक की कथा राजकुमार अविमारक और राजकुमारी कुरंगी की प्रणय कथा है। तो यह बृहत कथा से ली गई है, गुणाढ़ की बृहत कथा से। उसके बाद हम लोग 9वीं रचना पे पहुंचते हैं। महाकवि भास की 9वीं रचना है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इसमें यौगंधरायण एक महान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जो यौगंधरायण हैं, उनकी नीति और उनकी कुशलता का वर्णन अधिकांशतः किया जाता है। जैसे विष्णुगुप्त को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान अमात्य थे विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार उदयन के प्रधानमंत्री यौगंधरायण का वर्णन भी उसी तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र चित्रण है इनका। इसमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण की कथा इस प्रकार है। इसमें उदयन जो राजा हैं और वासवदत्ता जो राजकुमारी है के प्रणय की कथा है। यह कथा 4 अंकों में है। यह एक 4 अंकों का नाटक है। इसमें यौगंधरायण जो है वह प्रतिज्ञा लेता है कि वह वासवदत्ता से उदयन का विवाह करवा देगा। वह विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचता है और कई क्रियाकलाप के द्वारा वह अपनी प्रतिज्ञा में सफल होता है। यही कथा इसमें ली गई है। उसके बाद हमारी 10वीं रचना है स्वप्न वासवदत्तम। यह प्रतिज्ञा यौगंधरायण की कथा को ही इसमें भी पूर्ण किया गया है। यह भी उदयन कथा पर ही आधारित रचना है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम ये दोनों रचनाएं उदयन कथा पर आधारित हैं। इसमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण में इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें विशुद्ध प्रेम और प्रेम का वर्णन किया गया है। मंत्री यौगंधरायण मगध की जो राजकुमारी है पद्मावती से उदयन का विवाह कराना चाहता है और वह वासवदत्ता के रहते ही यह कार्य जो है वह असंभव है। जो उदयन है उनकी पत्नी है वासवदत्ता, उनके रहते पद्मावती से विवाह जो है वह असंभव है। लेकिन वह वासवदत्ता को भी इसके लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि पद्मावती से जिसका विवाह होगा वह राजा चक्रवर्ती होगा। इसलिए वह वासवदत्ता को तैयार कर लेता है और पद्मावती से उदयन का विवाह करवा देता है। यौगंधरायण की नीति प्रयोग के अनुसार सारा कार्य चलता है। उदयन आखेट के लिए जाते हैं, इधर वासवदत्ता आग में जल गई ऐसी बात फैला दी जाती है। राजा को निश्चय है कि वासवदत्ता मर गई है, फिर भी प्रेम में कमी नहीं आती है। वह उसके गुणों को याद करते रहते हैं, उसमें संतप्त रहते हैं। अंत में स्वप्न के ढंग से वासवदत्ता मिल जाती है। इस नाटक को साहित्य समालोचकों ने भास की प्रतिज्ञा का उत्कृष्ट निदर्शन कहा है। मतलब ये भास की एक सर्वोत्तम रचना मानी जा सकती है स्वप्न वासवदत्तम। तो जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण है उसी के आगे की कथा स्वप्न वासवदत्तम में दिखाई गई है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वासवदत्ता से विवाह करवाते हैं यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम में पद्मावती से जिसका विवाह होगा वह राजा चक्रवर्ती हो जाएगा। इसलिए वह वासवदत्ता को तैयार कर लेते हैं और वह वासवदत्ता के रहते ही पद्मावती से राजा उदयन का विवाह करवाते हैं और राजा जो है वह चक्रवर्ती हो जाता है। इस प्रकार की कथा इसमें प्रस्तुत की गई है। अब आगे की जो रचना है वह 11वीं रचना है चारुदत्त। चारुदत्त जो रचना है वह अपूर्ण है। इसमें 4 अंक
ही उपलब्ध हैं। यह भी नाटक है। चारुदत्त और वार वनिता वसंत सेना के प्रणय का वर्णन किया गया है। यही रचना आगे चलकर मृच्छकटिक के रूप में हमें देखने को मिलती है। सभी पात्र वही हैं, पात्रों के नाम भी वही हैं, किंतु रचना को पूर्ण किया गया है मृच्छकटिक में शूद्रक कवि के द्वारा। अभिषेक की कथा रामायण से ली गई है। अब इसके बाद दो रचनाएं हैं, 12वीं और 13वीं। द्वादश और त्रयोदश रचना जो है वह रामायण की कथा पर आधारित है। अभिषेक की कथा रामायण से ली गई है। बाली वध, हनुमान का लंका में जाकर सीता से मिलना, रावण की अवमानना करना, रावण के छल और वध एवं राम के राज्याभिषेक का वर्णन अभिषेक नाटक में किया गया है। रामायण की कथा कुछ लंबी है, जिसका एक नाटक में आना शायद असंभव न हो तो कठिन तो अवश्य है। महाभारत की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अनेक रूपकों की रचना भास ने की है और अच्छी की है। महाभारत की संपूर्ण कथा एक रूप में नहीं आ सकती है, क्योंकि महाभारत के बारे में तो उक्ति प्रसिद्ध ही है कि यद यह अस्ति तद अन्यत्र, यह इनास्ति तद न क्वचित, कि जितनी भी कथाएं हम लोग आज जानते हैं जो प्रसिद्ध हैं, वे सभी कथाएं महाभारत के अंतर्गत ली जाती हैं। जैसा कि रामायण की कथा के बारे में, रामायण की कथा भी महाभारत की कथा के वन पर्व के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं, किंतु रामायण की कथा में महाभारत की कथा नहीं आती है। तो इस प्रकार महाभारत इतनी बड़ी रचना है कि वह संपूर्ण रचना एक जगह समाहित नहीं हो सकती, इसलिए महाभारत की कथा को छोटे छोटे अंशों में करके भास कवि ने लगभग 7 रचनाएं की हैं और रामायण की कथा को लेकर के आधार बना करके 2 रचनाएं की गई हैं। शायद इस बात को महाकवि भास ने भी अनुभव किया, इसलिए उन्होंने अभिषेक नाटक में राम की कथा का जो वर्णन किया था उससे वह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने प्रतिमा नाटक में संपूर्ण राम कथा को समेटने का पूरा प्रयास किया। प्रतिमा नाटक का कथा आरंभ होता है राम के राज्याभिषेक से और बिल्कुल नाटकीय मंचन होता है। कुछ ही देर में राज्याभिषेक रोक दिया जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल देते हैं। वही कथा है जो रामायण में ली गई है, किंतु कुछ नवीन कल्पना का भी समावेश किया गया है, जैसे सीता के द्वारा स्वयं वल्कल वस्त्र पहनने की इच्छा धारण करना और कैकेयी को भी निर्दोष साबित करने का प्रयास करना। इस तरह से कुछ नाटकीय मंचन और कुछ कल्पना का भी समावेश किया गया है। तो भास जी ने पूरी रामायण कथा को एक साथ समेटने का प्रयास किया है, किंतु जितना महाभारत पर आधारित उनके नाटक सफल हुए हैं चरित्र चित्रण की दृष्टि से, उतने सफल रामायण पर आधारित नहीं हो सके, क्योंकि संपूर्ण कथा को एक साथ समावेश कर पाना रामायण या महाभारत की कथा को, यह गागर में सागर भरने के समान प्रतीत होता है। यदि महाकवि भास महाभारत की ही भांति रामायण पर भी और भी अधिक रूपक बनाते तो शायद और अधिक सफल होते। रामायण पर आधारित बाद में अनर्ग राघव जैसा विशाल नाटक बनाया गया। भवभूति ने भी महावीर चरितम तथा उत्तर रामचरितम इत्यादि की रचना बाद में की, इन्हीं को आधार बना करके। तो इस प्रकार से भास कवि के आज हम लोगों ने 13 रूपकों और रचनाओं के बारे में बात किया। उनका संक्षेप में उनकी कथा को संक्षेप में जाना। आशा है महाकवि भास से संबंधित त्रयोदश रूपक से संबंधित इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ हो, क्योंकि भास की रचनाएं, उनके रूपक, उनका समय से संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में महाकवि भास का प्रतिमा नाटक हम लोग पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसी प्रकार अन्य भी शैक्षिक वीडियो संस्कृत भाषा, संस्कृति एवं पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो प्रेषित कर सकूं। बने रहिएगा इसी प्रकार लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।